नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पारित। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी सरकार ने मनरेगा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय प्रवासी समुदाय सह अस्तित्व और सहयोग का जीता जागता उदाहरण। श्री मोदी ने ओमान के मस्कत में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारत और ओमान आज बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली में बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को आज से पेट्रोल नहीं मिलेगा। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चीन के हांगझो में BWF विश्व टूर फाइनल के क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी विधेयक 2025 पारित कर दिया है। एक रिपोर्ट। इस विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांव का समग्र विकास करना है। गांव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी विधेयक लेकर आई है। नए विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक कार्य दिवसों की गारंटी, बेहतर मजदूरी और सुरक्षा प्रदान करना है। मनरेगा के तहत फिलहाल एक वित्त वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। वहीं नए विधेयक में हर साल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। यह विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास की गति को और बढ़ावा देगा, साथ ही रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाएगा। यदि 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विधेयक में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा योजना को उचित और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत यूपीए सरकार ने केवल 2,13,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि मोदी सरकार ने 8,53,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। श्री चौहान ने बताया कि यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2006-07 से 13-14 तक 1,660 करोड़ दिन का रोजगार सृजित हुआ, जबकि एनडीए सरकार के दौरान 3,210 करोड़ दिन का रोजगार सृजित हुआ। श्री चौहान ने कहा कि यूपीए के दौरान इस योजना में महिलाओं की भागीदारी केवल 48% थी, जिसे एनडीए सरकार के अंतर्गत बढ़ाकर 56% से अधिक कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नया कानून सभी राज्यों को न्याय दिलाएगा। श्री चौहान ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 60% धनराशि मजदूरी और 40% सामग्री के लिए निर्धारित है। श्री चौहान ने विपक्ष के हंगामे के बीच अपना जवाब दिया। बाद में अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित होने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि योजना गरीबों को सशक्त बनाने और गांवों तथा शहरों के बीच के अंतर को पाटने के उद्देश्य से लाई गई है। गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन गांव को मजबूती देने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया है। केंद्र के मनरेगा में किए गए बड़े बदलाव को झारखंड के दुमका जिले के लोगों ने कल्याणकारी और ऐतिहासिक कदम बताया है। मनरेगा का नाम अब विकसित भारत जी राम जी किया गया है और इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। दुमका सदर प्रखंड की घाट रसिकपुर पंचायत की मुखिया प्रीशिला हंसदा ने सरकार की इस पहल की प्रशंसा की। जो सरकार ने हम लोग का मनरेगा का नाम चेंज किया है, जिसमें मजदूर लोग का जो 100 दिन का रोजगार जो मिलता था, अभी उसमें 100 दिन से 25 दिन ज्यादा कर दिया। इसीलिए सरकार ने मजदूर लोग को ज्यादा लाभ देने का किया है। दुमका प्रखंड की दुधानी पंचायत के पंचायत सचिव नंदन कुमार ने कहा कि इस विधेयक से मजदूरों के मुआवजे की प्रक्रिया भी सरल हो गई है।
अभी जो मनरेगा का जो कानून में संशोधन किया गया है सरकार के द्वारा, इसका नाम जी राम जी इस तरह रखा गया है। इसमें सरकार के द्वारा इस मनरेगा कानून को और सरल बनाया गया है, जिसमें मजदूरों को अब 120 दिन का मजदूरी मिलेगा और इसमें मुआवजे का भी प्रावधान को सरल किया गया है। परमाणु ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में परमाणु ऊर्जा का स्थायी उपयोग और उन्नति शांति विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। लोकसभा ने कल इस विधेयक को संशोधनों के साथ पारित कर दिया था। एक रिपोर्ट। इस विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण का विकास करना है। ये इसके सुरक्षित उपयोग के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा प्रदान करेगा। इस विधेयक के माध्यम से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के गठन और परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद की स्थापना की जा सकेगी। ये विधेयक परमाणु दुर्घटना की स्थिति में केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करने का भी प्रावधान करता है। केंद्र सरकार ने विधेयक के अंतर्गत अपनी जवाबदेही को पूरा करने के उद्देश्य से एक परमाणु जवाबदेही कोष स्थापित किया है। ये कानून बोर्ड को किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थों और विकिरण उत्पन्न करने वाले उपकरणों के निर्माण, उपयोग, निर्यात, आयात, परिवहन, हस्तांतरण को विनियमित करने में सक्षम बनाता है। विधेयक के तहत गठित सलाहकार परिषद केंद्र सरकार या AERB के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगी। इसमें केंद्र सरकार को रेडियोधर्मी पदार्थों की सुरक्षा के लिए उपायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है। यह केंद्र सरकार को यूरेनियम या थोरियम की खोज के लिए अन्वेषण गतिविधियां चलाने का भी अधिकार देता है। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 का स्थान लेगा। आदर्श के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की विविधता इसकी संस्कृति का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री आज ओमान की यात्रा के दूसरे दिन मस्कत में मैत्री पर्व कार्यक्रम में भारतीय समुदाय और छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी सह अस्तित्व और सहयोग का जीता जागता उदाहरण हैं। भारत में हमारी डायवर्सिटी हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन एक नया रंग लेकर के आता है। हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है। हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है और यही कारण है कि हम भारतीय कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, हम डायवर्सिटी का सम्मान करते हैं। ओमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैत्री पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने मैत्री पर्व को समुद्री विरासत, आकांक्षाओं, नवाचार, विश्वास, प्रौद्योगिकी, सम्मान और समावेशी विकास के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने कहा कि मैत्री पर्व दोनों देशों की मित्रता, उनके साझा इतिहास और समृद्ध भविष्य का उत्सव है। अब भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। इससे पहले आज सवेरे प्रधानमंत्री ने मस्कत में आयोजित भारत ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा और गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार जगत मांडवी और मस्कत को जोड़ने वाली ऐतिहासिक समुद्री विरासत का उत्तराधिकारी है। मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है, जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है। राजनयिक संबंधों के 70 वर्षों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये साझेदारी विश्वास और मित्रता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अब ये साझा विरासत पर केंद्रित एक समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मैत्री पर्व कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे, जहां ओमान में रहने वाले भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री को देखकर लोगों में प्रेम और उत्सव का माहौल था। ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों और इलाकों से आए प्रवासी भारतीयों ने नाचते गाते तथा नारे लगाते हुए उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ओमान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ओमान से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस दिन को ऐतिहासिक क्षण बताया। आज बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा ओमान के वाणिज्य मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। भारत और सऊदी अरब ने रियाद में द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे आधिकारिक यात्राएं आसान होंगी और भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद के अंतर्गत द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की कम समय में उच्च प्रभावशीलता के साथ अभियान चलाने की क्षमता दिखाई है। नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वायु रक्षा प्रणाली और दूसरे उपकरणों के प्रभावी उपयोग की सराहना की। उन्होंने कमांडरों से भविष्य की चुनौती के लिए ऑपरेशन से सीख लेने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2029 तक रक्षा उत्पादन को दोगुना कर 3 लाख करोड़ रुपए करना है। नई दिल्ली में आज डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश में रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डिफेंस में हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी रहती थी, लेकिन आज बदलते समय में हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। पहले 60 से 70% हम डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे। आज पिछले 1 दशक में आत्मनिर्भरता बढ़ी है और 65% डिफेंस इक्विपमेंट इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राजधानी दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी यानी बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ईंधन देना बंद कर दिया गया है। पीयूसी और नियमों के पालन की निगरानी कैमरों से की जा रही है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में निर्माण सामग्री लाने वाले ट्रकों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा आज से BS6 श्रेणी के कम से कम के निजी वाहनों को राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों, सार्वजनिक वाहनों और आवश्यक सेवाओं में लगे गैर BS6 वाहनों का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में भी दिन के समय घने कोहरे के साथ ठंड बढ़ने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा में भी घना कोहरा छाया रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। प्रतिष्ठित मूर्तिकार राम वंजी सुतार का कल देर रात उत्तर प्रदेश के नोएडा में उनके निवास पर निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे। श्री सुतार ने गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे उत्कृष्ट मूर्तिकार थे, जिनकी कला ने भारत को कुछ सबसे मशहूर स्मारक दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुतार के कार्यों को हमेशा भारत के इतिहास, संस्कृति और सामूहिक भावना की शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में सराहा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज हांगझो में चल रहे BWF वर्ल्ड विश्व टूर फाइनल्स में क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री का सामना करेगी। भारतीय जोड़ी ने अपने अभियान की शुरुआत ग्रुप बी के पहले मुकाबले में चीन के चांग वांग और वेई केंग लियांग के खिलाफ जीत के साथ की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पारित किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी सरकार ने मनरेगा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय प्रवासी समुदाय सह अस्तित्व और सहयोग का जीता जागता उदाहरण है। श्री मोदी ने ओमान के मस्कत में भारतीय समुदाय को संबोधित किया।
भारत और ओमान आज बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चीन के हांगझोउ में BWF विश्व टूर फाइनल्स की क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।